अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है जहाज़ेब हाशमी और ये है होंडा सिविक RS टर्बो 2024 मॉडल और ये गाड़ी ब्लैक इंटीरियर वाली कार है। मैंने इसमें बरगंडी इंटीरियर का पहले रिव्यू किया हुआ है। ये गाड़ी ब्लैक इंटीरियर वाली है और ओरिजिनली RS इसी इंटीरियर के साथ आई थी। इसके परफॉर्मेंस फिगर्स बहुत इंटरेस्टिंग हैं। लुक्स के लिहाज से ये गाड़ी काफ़ी अच्छी है। फीचर्स के लिहाज से पिछली किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा बेहतर है और उसके अलावा इसमें और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि इसको अपनी कैटेगरी में काफ़ी अच्छा ऑप्शन बनाती हैं। अब ये गाड़ी क्योंकि व्हाइट में है तो इसमें कुछ चीज़ें ज़रा प्रोमिनेंट हो रही हैं। वो क्या है मैं कवर करूँगा इस रिव्यू के अंदर। फिलहाल अगर बात की जाए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ की तो वो है इस गाड़ी की प्राइस। इसकी डिमांड 99 लाख रुपीज़ है और ये गाड़ी साइकिल मोटरस्पोर्ट के पास अवेलेबल है। अगर आपने इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन लेनी है तो आप इस दिए गए नंबर पर कॉल कर सकते हैं या फिर आप साइकिल मोटरस्पोर्ट को विजिट कर सकते हैं जो कि रावलपिंडी में DH2 के गेट 1 के ऑपोजिट लोकेटेड है। साइकिल मोटर्स की टोटल 2 ब्रांचेस हैं, एक रावलपिंडी में मरी रोड पे और फिर एक रावलपिंडी में ये वाली ब्रांच। इन दोनों ब्रांचेस पे गाड़ियों की बाइंग एंड सेलिंग के साथ साथ गाड़ियों के काम भी किए जाते हैं जैसे कि टेंट्स, रैप, सिरामिक कोटिंग, PPF, ग्राफिन कोटिंग। यहाँ पे गाड़ियाँ फेसलिफ्ट भी की जाती हैं और इसके अलावा यहाँ पे फिर एक पेंट बूथ भी अवेलेबल है। तो गाड़ियों की मॉडिफिकेशन, बाइंग एंड सेलिंग, कार केयर या किसी भी तरह के काम के लिए साइकिल मोटर्स एंड साइकिल मोटरस्पोर्ट्स इज द प्लेस। Overall, it's a great sedan, and today I'm going to review it. Let's start with the exterior of this car. लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर बात कीजिए इस गाड़ी के फ्रंट लुक की तो ये लुक्स के लिहाज से बड़ा सिंपल सा लगता है। बैक भी गाड़ी बहुत बेहतर है, साइड से भी खूबसूरत है। फ्रंट पे आगे बिल्कुल सडल और बेसिक सी है और इसकी वजह यह है कि मेरे ख्याल से फेसलिफ्ट में इसको बहुत ज़्यादा बेहतर किया जाएगा और फेसलिफ्ट में बेहतर करने के लिए अभी काफ़ी सारा रूम छोड़ा गया है। पहले वाली सिविक जो थी 2016 वाली सिविक एक्स, वो भी लुक्स के लिहाज से बड़ी बेसिक थी फ्रंट से, लेकिन फेसलिफ्ट के बाद इसकी लुक को काफ़ी अग्रेसिव कर दिया गया। मेरे ख्याल से इसके साथ भी ऐसा ही होगा और शायद इसका अगले साल तक फेसलिफ्ट आ जाए। ये सिर्फ 2022 में लॉन्च हुई थी, अभी 24 चल रहा है, 25 में शायद फेसलिफ्ट आए। पहले भी ऐसे ही होता रहा है, गाड़ी 2-3 साल आती है, फिर उसका फेसलिफ्ट आता है, फिर 2-3 साल आती है और फिर नई जनरेशन आती है। अगर बात कीजिए फीचर्स की तो यहाँ पे फीचर्स पहले बहुत ज़्यादा इंप्रूव्ड हैं। इस तरह से कि इस गाड़ी की हेडलाइट्स ऑटोमेटिक फीचर के साथ हैं, यानी कि डे और नाइट को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होती हैं। और सिर्फ यही नहीं, इसमें रडार भी आता है। अब ये गाड़ी अगली गाड़ी को सेंस करके स्पीड को कम ज़्यादा करेगी। इसमें लेन बार असिस्ट आता है और भी ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि इस गाड़ी को काफ़ी बेहतर बनाती हैं पिछली किसी भी सिविक से। फिर इसके अलावा ये गाड़ी फ्रंट पे फ्रंट कैमरा ऑफर करती है लेकिन पार्किंग सेंसर्स नहीं ऑफर करती। ये मेरे ख्याल से एक वियर्ड चीज़ है, इतनी महंगी गाड़ी होते हुए भी इसमें पार्किंग सेंसर्स नहीं दिए गए। और इसके अलावा एक और वियर्ड चीज़ भी है यहाँ पे और वो ये है कि ये गाड़ी तो RS है तो इसमें हेडलाइट LED वाली हैं, लेकिन जो इसके छोटे वर्जन हैं ओरियल और स्टैंडर्ड, उनमें हेडलाइट्स हेलोजन वाली आती हैं। वो गाड़ियाँ तकरीबन 80-90 लाख रुपए की हैं बट स्टिल उसमें हेडलाइट सिंपल दी गई है हेलोजन वाली। बाकी फॉग लैंप इस गाड़ी में LED में आते हैं। साइड पे एक RS की बैटरी दी गई है, बम्पर बिल्कुल प्लेन सा है और इसका नोज भी काफ़ी बड़ा दिया गया है। बाकी बोनट वगैरह भी इसका अच्छा खासा मैसिव है किसी भी सिविक की तरह और इसके वाइपर थोड़े से हिडन दिए गए हैं बोनट के नीचे, इसके लुक को क्लीन बनाने के लिए। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की एब्सोल्यूट साइड प्रोफाइल की तो साइज़ के लिहाज से ये गाड़ी सिविक एक्स या पिछली किसी भी सिविक से ज़्यादा बड़ी लगती भी है और शायद है भी सही। हाइट के लिहाज से ये गाड़ी सिंपल सिविक से ज़्यादा ऊंची है क्योंकि इसमें 17 इंचेस के हैं। और बाकी ग्राउंड क्लियरेंस के लिहाज से तो ये गाड़ी डिसेंट है, डेफिनेटली पाकिस्तान के हिसाब से ही बनाई गई है। फिलहाल फीचर्स के लिहाज से ये गाड़ी सबसे इक्विप्ड है अपनी कैटेगरी में। इसका डायरेक्ट कॉम्पिटिशन ग्रैंडे बनती है और एलेंट्रा बनती है। दोनों की नई जनरेशन पाकिस्तान में नहीं आई, जैसे ही आएंगी तो मेरे ख्याल से वो गाड़ियाँ इससे बेहतर फीचर ऑफर करेंगी। फिलहाल ये गाड़ी होंडा सेंसिंग ऑफर कर रही है जो कि इस कैटेगरी में कोई और कार ऑफर नहीं कर रही। इसके अलावा अगर पाकिस्तान में लेट्स सपोज नई करोला आती है कुछ टाइम बाद तो वो गाड़ी हाइब्रिड होगी और वो इससे भी बहुत ज़्यादा बेहतर होगी, लेकिन ये गाड़ी क्योंकि 1.5 टर्बो है तो ये उससे तेज़ बहुत ज़्यादा है। रूफ इसकी सिंगल पीस में आती है। ये एक ऐसा फीचर है जिसको होंडा ने बड़ा प्राउडली अनाउंस किया था। आई एम नॉट श्योर कि इसका पर्पस क्या है, यूज़ क्या है, बट ऑडी में आपकी चीज़ देखने को मिलती है, उनकी भी रूफ और पिलर सिंगल ही पीस होते हैं। बाकी ये गाड़ी सनरूफ ऑफर करती है क्योंकि टॉप ऑफ लाइन है। एंट्री और एग्जिट भी इसमें आसान है, लेकिन अगर आप एजड हैं तो आपके लिए इससे बाहर निकलना थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि आपको सीट को पकड़ के दरवाजे को पकड़ के बाहर आना पड़ता है। ये गाड़ी थोड़ी सी लो है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी की साइड प्रोफाइल की तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी सटल है, लेकिन RS में यहाँ पे कुछ चीज़ें दी गई हैं जो कि इसके लुक को थोड़ा स्पोर्टियर बनाती हैं। जैसा कि इस गाड़ी के जो रिम्स हैं ये मैट ब्लैक में आते हैं, फिर इसके साइड मिरर ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं, टोन हैंडल भी इसकी ग्लॉस ब्लैक में है और इररिस्पेक्टिव ऑफ एनी कलर ये ब्लैक में ही आते हैं। अगर आप गाड़ी को ब्लैक में लेंगे तो फिर सब कुछ ही ब्लैक आउट हो जाएगा और मैं रिकमेंड ये करता हूँ कि आप गाड़ी को किसी और कलर में लें ताकि ये वाली चीज़ जो है ये काफ़ी अच्छे से कॉन्ट्रास्ट करे। ब्लैक में सारी चीज़ें ही बिल्कुल जेट ब्लैक हो जाती हैं, इसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही हैं। बाकी रिम इसमें 17 इंचेस के हैं जो कि मैं कवर करूँगा अभी। साइड मिरर्स के फीचर्स के लिहाज से पहले से बेहतर हैं, इस तरह से कि ये रिट्रैक्टेबल, एडजस्टेबल और ऑटो वाला फीचर तो इनमें है ही, लेकिन अब इनमें एक और फीचर ऐड कर दिया गया है जो कि हीटेड वाला है। ये साइड मिरर्स हीटेड हैं और सर्दियों में फॉग को खुद क्लियर कर देते हैं। फिर इसके अलावा इसके जो डोर हैंडल हैं ये ग्लॉस ब्लैक में दिए गए हैं और इसके अलावा इसमें स्मार्ट एंट्री ड्राइवर और पैसेंजर दोनों की साइड पे आती है। अब ये अगेन मेरे ख्याल से एक अच्छा एडिशन है, पहले सिर्फ ड्राइवर के पास थी।
फिर इसके अलावा कैरेक्टर लाइन्स यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग सी दी गई हैं जो कि इसकी लुक को बेहतर बना रही हैं। और सिविक आरएस में विंडोज़ के आसपास की जो फ्रिल्स हैं ये भी मैट ब्लैक में हैं, जबकि इसके छोटे वर्जन्स के अंदर यहाँ पे क्रोम आता है। तो बेसिकली इस गाड़ी में यू आर पेइंग मोर फॉर लेस। क्रोम वगैरह इसमें यहाँ पे नहीं दिया गया, बट ये गाड़ी ज़्यादा महंगी है और ये चीज़ वैसे आपको सुपर कार्स में देखने को मिलती है। जितनी महंगी गाड़ी होगी उतने कम फीचर्स होंगे। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के रेयर लुक की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से काफ़ी एग्रेसिव है। इस तरह से एक तो ये गाड़ी बैक पे डक्टेल स्पॉइलर ऑफर करती है, ये चीज़ छोटे वर्जन में नहीं आती। और इसके अलावा टेल लाइट्स भी इसमें काफ़ी ज़्यादा बड़ी कर दी गई हैं पिछली किसी भी सिविक से। हेडलाइट की तरह इसकी टेल लाइट भी एल शेप में है। इंडिकेटर और रिवर्स भी इसका एलईडी में ही दिया गया है और इसके अलावा इंडिकेटर और रिवर्स इसका हेलोजन में दिया गया है। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी पार्किंग सेंसर वगैरह ऑफर नहीं करती। फीचर्स के नाम पे सिर्फ यही चीज़ थी, फीचर्स के नाम पे सिर्फ यही आता है। और यहाँ पे एक और चीज़ जो अच्छी है वो है इसके एग्जॉस्ट। आरएस टर्बो में 2 एग्जॉस्ट आते हैं और ये दोनों ही फंक्शनल हैं। पहले वाली आरएस में भी 2 एग्जॉस्ट थे, इसमें भी दिए गए हैं। और इसके अलावा बाकी बम्पर में रिफ्लेक्टर वगैरह दिए गए हैं। ट्रंक को लॉक करने के लिए नीचे यहाँ पर रिलीज दिया गया है और इसकी ट्रंक कैपेसिटी भी अच्छी खासी स्पेशियस है। सिविक की ट्रंक के बारे में एक और अच्छी चीज़ ये है कि आप इसकी चाबी को ट्रंक के अंदर लॉक नहीं कर सकते। अगर मैं डिग्गी को बंद करूँगा तो ये डिग्गी खुल जाती है। ये चीज़ ना ग्रैंडे में आती है ना एलेंट्रा में आती है। और इसके अलावा ट्रंक में नीचे दिए गए मैट को उठा के आप इस गाड़ी का स्पेयर टायर और टूल किट एक्सेस कर सकते हैं। ये गाड़ी एक प्रॉपर फुल साइज का स्पेयर टायर ऑफर करती है, लेकिन इसमें रेयर बेंचेस फिक्स्ड हैं। इस कैटेगरी में सिर्फ यही कार है जो कि फिक्स ऑफर कर रही है, बाकी ग्रैंडे और एलेंट्रा दोनों के फोल्ड होते हैं। तो यहाँ पे ये गाड़ी मार्क आती है उनसे। बाकी इसके अलावा बैक पे गाड़ी ब्रेक लैंप ऑफर करती है और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। और अगर बात कीजिए इस गाड़ी के इंटीरियर की, तो ये भी लुक्स के लिहाज से पिछली किसी भी सिविक से बहुत ज़्यादा बेहतर है। रिबॉन में इंटीरियर बहुत खूबसूरत था, फिर रिबर्थ में अच्छा था। सिविक एक्स का मेरे ख्याल से बस ठीक था। इसका इंटीरियर लुक्स के लिहाज से काफ़ी फ्यूचरिस्टिक और बिल्ड क्वालिटी के लिहाज से भी अच्छा है। अगर बात कीजिए मेन चीज़ की, तो वो है इसकी कलर टोन्स। सिविक में 11 जनरेशन के तो 3 कलर टोन दी गई हैं, बेज, फिर ऑल ब्लैक और फिर ब्लैक विद बरगंडी। ब्लैक विद बरगंडी आरएस में ही ऑफर होता है। ये ऑल ब्लैक इंटीरियर भी वैसे आरएस में आता है, लेकिन आप ओरियल में भी ले सकते हैं एक्स्ट्रा पे करके। और ओरियल में खुद जो स्टॉक इंटीरियर आता है वो बेसिकली बेज और ब्लैक वाला होता है। और इसके अलावा इसमें एक बेसिक वर्जन आता है स्टैंडर्ड, उसमें इंटीरियर फैब्रिक सीट्स आता है। खैर ये गाड़ी ऑलमोस्ट टॉप ऑफ लाइन है, इस तरह से कि इसमें इंटीरियर सिर्फ बरगंडी नहीं है, बाकी इसमें हर फीचर लिया गया है। और अगर बात की जाए इस गाड़ी के स्टीयरिंग व्हील की, तो स्टीयरिंग व्हील इस गाड़ी का 3 स्पोक है। इसमें लेफ्ट राइट स्पोक पर डिफरेंट कंट्रोल्स दिए गए हैं। लेफ्ट से जो कंट्रोल्स है ये मल्टीमीडिया के हैं और यहाँ से आप इसके MID के बीच में नेविगेट कर सकते हैं। राइट स्पोक के जो कंट्रोल्स दिए गए हैं ये इसके बेसिकली क्रूज के हैं और क्रूज इस गाड़ी में अडॉप्टिव आता है, तो उसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। बाकी ये गाड़ी क्योंकि आरएस है तो इसमें स्टीयरिंग व्हील लेदर स्टिच्ड है और इसमें ये रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है, जो कि इसकी लुक्स में एक अच्छा टच ऐड कर रही है। और इसके अलावा स्टीयरिंग व्हील है भी टेलीस्कोपिक, इसको आप आगे पीछे भी कर सकते हैं और ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। बाकी गाड़ी पैडल शिफ्टर्स भी ऑफर करती है और पीछे कंट्रोल दिए गए हैं हेडलाइट्स के। हेडलाइट्स भी इस गाड़ी में ऑटोमेटिक फीचर के साथ आती हैं, यानी कि ये ऑन को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगी। और इसके अलावा वाइपर भी इसमें रेन सेंसिंग आते हैं, यानी कि बारिश को सेंस करके ऑटोमेटिकली ऑन और ऑफ होंगे। अगर बात की जाए इस गाड़ी के मीटर की, तो इसके मीटर का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी हद तक इनसाइड या अकॉर्ड के मीटर से मिलता जुलता है। इनसाइड वर्ल्ड वाइड 2017-18 से ऐसा मीटर ऑफर कर रही है, सिविक में अब जाके दिया गया है। ये मीटर कंपैरेटिवली सिंपल वर्जन से डिफरेंट है। इनसाइड में इसकी थीम वाइट ग्रीन ब्लू सी होती है, सिंपल वर्जन में ये बिल्कुल वाइट सा होता है और इसमें ये थोड़ा वाइट और रेड सा दिया गया है इसको स्पोर्टियर बनाने के लिए। और यहाँ पे गाड़ी आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ें शो करवाएगी, जैसा कि ट्रेस, एरोज पर लीटर, आउटसाइड टेम्परेचर। लेकिन ये जो 2 डायल्स हैं ये बेसिकली राइट वाला डायल तो एनालॉग डायल है, लेकिन लेफ्ट वाला डायल स्क्रीन है। स्क्रीन वाला डायल को आप अपनी मर्जी के लिहाज से इस तरह से चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे कोई भी डिस्प्ले लगा सकते हैं। फिलहाल तो ये गाड़ी RPM शो करवा रही है, लेकिन अगर मैंने इसकी RPM का डिस्प्ले चेंज करना है तो वो भी कर सकता हूँ, या फिर इसको मैं नो कंटेंट पे भी रख सकता हूँ। अब नो कंटेंट पे बेसिकली 2 मेन डायल्स ही हो गए हैं। सेंटर में जो इन्फॉर्मेशन शो करनी है मैंने वो मैं कस्टमाइज भी कर सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा ये गाड़ी आपको फटीग वार्निंग, ऑयल लाइफ वगैरह भी शो करवाती है। और इसके अलावा फ्यूल गेज जिसका यहाँ पे नीचे सेंटर में दिया गया है। बाकी मीटर की जो हाउसिंग है ये इसकी बिल्कुल बेसिक सी है और डैशबोर्ड भी इसका लुक्स के लिहाज से ऊपर से थोड़ा डल सा है। सेंटर में इसकी ये मल्टीमीडिया स्क्रीन दी गई है जो कि फ्लोटिंग है और ये डैशबोर्ड से ऊपर निकली हुई है अलग से, और इसमें फीचर बस ठीक आते हैं। इसमें ब्लूटूथ, ऑक्स, नेविगेशन, USB, मैप्स ये सारी चीज़ें इनेबल्ड हैं और इसमें एक फ्रंट कैमरा भी आता है एंड दैट्स इट। बाकी इसके अलावा यहाँ पे खास फीचर्स नहीं दिए गए जो कि इतनी महंगी कार के लिहाज से मेरे ख्याल से होने चाहिए थे। इससे सस्ती कार्स भी एंड्रॉइड ऑटो एप्पल कारप्ले वगैरह ऑफर करी हैं, जैसे कि एलेंट्रा या फिर ये स्पोर्टेज वगैरह। इसके अलावा फिर नीचे इसके एयरवेंट्स दिए गए हैं। एयरवेंट्स का डिज़ाइन भी इसका थोड़ा फ्यूचरिस्टिक है, इस तरह से कि ये एक सिंगल ग्रिल कंटिन्यू करती है एंड टू एंड, और ये बेसिकली हनीकॉम्ब पैटर्न के साथ है। इसके अंदर इसके एयर के जो वेंट्स हैं वो दिए गए हैं जो कि आपको विजिबल नहीं है, आप जैसे नॉब्स को हिला के उनको एडजस्ट कर सकते हैं।
और उससे नीचे पे इसका क्लाइमेट कंट्रोल दिया गया है। क्लाइमेट कंट्रोल ये गाड़ी डुअल जोन ऑफर करती है, यानी कि ड्राइवर और पैसेंजर अपनी मर्जी के लिहाज से इसके क्लाइमेट कंट्रोल के टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे एसी चल रहा है और पैसेंजर को ठंड लग रही है तो वहाँ पे हीटर भी चला सकता है। और ये चीज़ सिविक में पहली बार आई है पाकिस्तान में, सिविक एक्स में ये चीज़ नहीं थी। कुछ और फीचर्स भी दिए गए हैं इसके, जैसे कि साइड मिरर डिफॉगर का और फिर एक मैक्स कूल का। मैक्स कूल में ये गाड़ी एसी को मैक्स आउट कर देती है। फिर इसके अलावा उससे नीचे इसका 12 वोल्ट का आउटलेट दिया गया है, यूएसबी का इंसर्ट दिया गया है, एक स्टोरेज कंपार्टमेंट दिया गया है और उससे पीछे इसका गेज सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो गेज सिलेक्शन है वो है PRND की, और डी में करके मैं इस गाड़ी को मैनुअली पैडल शिफ्टर से चला सकता हूँ इस तरह से। फिर इसके अलावा पीछे इसका ड्राइव मोड सिलेक्टर दिया गया है। इसमें जो ड्राइव मोड्स हैं वो हैं नॉर्मल, इको और स्पोर्ट, और इन सब मोड्स के साथ इसका डिस्प्ले भी चेंज होता है। पीछे फिर इसकी पार्किंग ब्रेक दी गई है जो कि इलेक्ट्रॉनिक है, ब्रेक होल्ड दिया गया है, 2 कप होल्डर्स दिए गए हैं और उससे पीछे इसका सेंटर कंसोल दिया गया है। सेंटर कंसोल इसका स्पेस के लिहाज से बस ठीक है, सिविक एक्स में सबसे ज़्यादा स्पेशियस था। और इसके अलावा बीच में एक ये ट्रे दी गई है और इस ट्रे के बीच ये होंडा की हिस्ट्री दी गई है। पहली जनरेशन की सिविक बनी हुई है यहाँ पे और एक टैगलाइन दी हुई है, द सिविक हिस्ट्री गोस ऑन। तो यहाँ पे होंडा ने एक मेरे ख्याल से अच्छा काम किया है। फिर इसके अलावा ये कंसोल लेदर की फिनिश में है, और अगर बात की जाए सीट्स की तो ये भी इसकी पूरी ही लेदर की फिनिश में आती हैं। इनमें रेड कलर की स्टिचिंग कंटिन्यू की गई है जो कि इसकी लुक में एक RS वाला टच ऐड करती हैं। सीट्स इसमें मैनुअली एडजस्टेबल हैं और इसमें हाइड्रोलिक भी आता है, यानी कि मैं इसकी हाइट को रेस और लोअर कर सकता हूँ इस तरह से। और सेम लेदर इसका डोर्स के अंदर भी कंटिन्यू किया गया है। डोर्स में इसकी एम्बियंट लाइट्स दी गई हैं जो कि आपको रात के टाइम इसकी काफ़ी अच्छी लुक देंगी। इसमें डोर्स में भी, पैसेंजर्स के फुट पेल में भी एम्बियंट लाइट्स आती हैं। इनके कलर चेंज नहीं हो सकते, ये सेम ही रहती हैं, बट स्टिल ना होने से बेहतर हैं। बाकी विंडो इस गाड़ी में चारों ही सिंगल टैप वाली हैं, इनको मैं सिंगल टैप से फुली रोल डाउन और रोल अप कर सकता हूँ। साइड मिरर इस गाड़ी के रिट्रैक्टेबल हैं। यहाँ पे ये गाड़ी होंडा सेंसिंग ऑफर करती है और ट्रैक्शन कंट्रोल भी ऑफर करती है। बाकी वैनिटी मिरर्स में ड्राइवर और पैसेंजर दोनों के लिए दिए गए हैं, लाइट दोनों में ही नहीं आती। रूफ लाइनर RS में ब्लैक आता है और उसके अलावा फिर यहाँ पे एक सन ग्लास होल्डर दिया गया है। सनरूफ के कंट्रोल भी इसमें यहीं पे दिए गए हैं। रेड व्यू मिरर इस गाड़ी में ऑटो डिमिंग वाला आता है जो कि अगेन एक और अच्छा फीचर है, और इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी में ड्राइवर पैसेंजर्स के लिए सीटिंग कैपेसिटी की, तो यहाँ पे 2 ही लोग कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। 3 लोग आना चाहे तो आ जाएंगे, लेकिन फिर ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होंगे क्योंकि इसमें फ्लोर फ्लैट नहीं आता। यहाँ पर एक हम्प दिया गया है और इसके अलावा सेंटर से भी सीट थोड़ी सी रेस हैं, तो ये गाड़ी बैक पे बेसिकली 2 लोगों के लिए डिज़ाइन की गई है। इसके अलावा फीचर्स यहाँ पे डिसेंट दिए गए हैं। इस तरह से रेयर पैसेंजर्स के लिए इसमें एयर बैंड्स आते हैं, सेंटर में भी और पाँव पे भी। और बाकी गाड़ी सेंटर कंसोल भी ऑफर करती है जिसको निकाल के मैं एज एन अमरेस्ट यूज़ कर सकता हूँ, और इसमें 2 कप होल्डर्स भी दिए गए हैं। बाकी गाड़ी बैक पे सीट बेल्ट्स ऑफर करती है, आज सिर्फ इसके पोर्ट्स ऑफर करती है, लेकिन एयर बैग्स नहीं आते। इस प्राइस पॉइंट पे लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इसमें एटलीस्ट या तो सीट्स इलेक्ट्रिक आ जाएंगी या फिर एयर बैग्स ज़्यादा आ जाएंगे, लेकिन दोनों ही नहीं दिए गए होंडा की तरफ से। और सिर्फ यही नहीं, यहाँ पे कुछ चीज़ों पर चीप आउट भी किया गया है। चीप आउट ये है कि इसमें फ्रंट पे तो एम्बियंट लाइट्स आती हैं डोर्स में, लेकिन बैक पे यहाँ पे एम्बियंट लाइट्स नहीं दी गई। और सिर्फ यही नहीं, जो इसके छोटे वर्जन्स हैं उनमें फ्रंट पे एम्बियंट लाइट्स नहीं आती, सिविक ओरियल वगैरह में, लेकिन बैक पे एम्बियंट लाइट्स ना होने की बजाय ये वाला जो ग्लॉस ब्लैक वाला पैनल है ये भी नहीं होता, उसमें ये मैट होता है। डोर्स में इसके यहाँ पे ट्विटर्स का एरिया दिया गया है जो कि डेफिनेटली सील्ड ही है। स्पीकर स्काई में टोटल 6 आते हैं, 4 डोर्स में और 2 ट्विटर्स। बाकी इसमें फिर ये केबल लाइट LED में आती हैं। इसकी जो रूफ का सेंटर वाला एरिया है थोड़ा सा नीचे है, क्योंकि ओरियल जितनी भी कार्स होती हैं या सनरूफ वाली जितनी भी कार्स होती हैं तो उनकी सनरूफ छत के अंदर ही फोल्ड होती है, और उस वजह से इसका जो सेंटर वाला एरिया है ये नीचे होता है। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के इंजन की, तो इंजन एक गाड़ी एक ही ऑफर करती है, 1.5 टर्बो चार्ज। इससे पहले सिविक्स में 2 इंजन आते थे, 1.5 टर्बो जो कि ये इंजन था, और फिर एक 1.8 नेचुरली एस्पिरेटेड। वो इंजन बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहा है सिविक में बहुत अरसे से, R18 इंजन, लेकिन अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। अब इंजन साइज एक ही है लेकिन परफॉर्मेंस फिगर्स 2 हैं। इसमें जो RS है ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन स्टैंडर्ड और ओरियल इससे काफ़ी स्लो हैं। ये गाड़ी 178 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करती है, लेकिन इसके छोटे वर्जन 129 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करते हैं, जो कि बाय द वे R18 यानी कि पुराने इंजन से भी कम है। पहले वाला जो इंजन था R18 वो 138 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता था, नए वाले इंजन 129 करते हैं। और इनिशियल पिक में पहले वाली कार ज़्यादा तेज़ है, लॉन्ग पे जाकर फिर ये दोनों गाड़ियाँ करीब करीब पहुँच जाती हैं। लेकिन खैर ये गाड़ी बहुत ज़्यादा तेज़ है, 178 हॉर्स पावर है, और 178 का फिगर तकरीबन आपको 2400 या 2500 थी गाड़ी में देखने को मिलता है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत अच्छी चीज़ है। और इसके बाकी वर्जन्स और इसके परफॉर्मेंस फिगर के बीच में डिफरेंस की मेन वजह इसकी ट्रांसमिशन है। ट्रांसमिशन RS में LLCVT आती है, जबकि छोटे वर्जन्स में MCVT आती है, और इसके अलावा टर्बो में भी कुछ थोड़े बहुत डिफरेंसेस हैं जिसकी वजह से ये गाड़ी ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करती है। बाकी इसके अलावा इसमें फिर इंजन भी बिल्कुल एक्सपोज सा है, पहले ये बेहतर होते थे, अब होंडा ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा चीप आउट कर दिया है। इवन पानी की बोतल इसकी बोनट बंद होने के बाद भी नज़र आती है साइड से, और यहाँ पे भी इसके सारे फेंडर शॉक्स वगैरह सब कुछ आपको विजिबल है। तो ये मेरे ख्याल से बहुत वियर्ड सी चीज़ है, यहाँ पे होंडा को थोड़ा बहुत काम करना चाहिए था।
अगर आप इसके आसपास की बाकी कार्स देखें, इनसाइड देखें या इसके जो बाहर से वर्जन आते हैं वो देखें, तो उनमें यहाँ पे प्रॉपर कवरिंग्स दी गई होती हैं। इसका सारा बोनट का मैकेनिज्म, फेंडर और इवन फेंडर से टायर की शील्ड वगैरह सब कुछ परमानेंट है। बाकी इसमें फिर ABS, ट्रैक्शन कंट्रोल, ड्राइव मोड्स वगैरह दिए गए हैं। अगर बात की जाए एवरेज की, तो ये गाड़ी आपको तकरीबन 11-12 किलोमीटर पर लीटर तक की दे सकती है, जो कि ठीक है बॉडी साइज़ के लिहाज से, लेकिन इस परफॉर्मेंस फिगर के लिहाज से बहुत अच्छी है। और इसके अलावा इसके बोनट के अंदर इंसुलेशन भी दी गई है, जो कि नॉइज़ और हीट को काफ़ी हद तक कंट्रोल करती है। बाकी इसके अलावा यहाँ पे कुछ खास है नहीं। इसके बाद अगर बात की जाए इस गाड़ी के टायर साइज़ की, और टायर साइज ऑफर करती है सिविक RS, ये है 215, 50 और 17। इसमें 17 इंच का मल्टी स्पोक रिम दिया गया है, जो कि मैट ब्लैक है, और टायर्स गाड़ी में BG थंडर मैक्स है, जो कि जनरल की सब्सिडरी है। फिर इसमें छोटे वर्जन आते हैं, उनमें रिम छोटे आते हैं, उसमें साइज़ 16 इंचेस का होता है, और उसका रिम भी डिज़ाइन के लिहाज से डिफरेंट होता है। टायर्स गाड़ी में BG थंडर मैक्स है, छोटे वर्जन में BG रेक्सो प्लस आता है, और ये दोनों ही जनरल के टायर जो कि आप लेके चेंज करवा लें तो इसकी राइड बहुत बेहतर हो जाएगी। बाकी गाड़ी फ्रंट और बैक चारों पे डिस्प्ले को ऑफर करती है, इसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी आता है, और इसके अलावा ड्राइविंग मोड्स भी आते हैं, जो कि इसकी राइड को और बेहतर बनाते हैं। और इसके अलावा यहाँ कुछ खास है नहीं। ये था उसका रिव्यू। अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया है तो इस रिव्यू को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपके पास इस कार से रिलेटेड कोई भी राय है तो उसको कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि वो लोग जो ये गाड़ी लेने वाले हैं वो आपकी राय से फ़ायदा उठा सकें। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।